ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब पॉइंटर्स लिखते जाना जिन जिन को लिखना है। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका जो मेन पर्पस होता है वो सोशल वेलफेयर होता है। ठीक है, और वो जो सोशल वेलफेयर है वो किन किन को देता है? मेंबर्स को देता है और पब्लिक इन जनरल। तो दे प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर एंड पब्लिक इन जनरल। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और वो सर्विसेज किन किन को प्रोवाइड करता है? मेंबर्स को और पब्लिक इन जनरल। ठीक है, वो मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है और पब्लिक इन जनरल। ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या इंक्लूड करते हैं? क्लब्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस, वेलफेयर सोसाइटी एंड सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिन्हें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रमोट करता है। उसके बाद इसे जो मैनेज करता है वो कौन करता है? मैनेज बाय ट्रस्टी हु आर फुली अकाउंटेबल। अब फुली अकाउंटेबल है इसलिए उसे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। फुली अकाउंटेबल है इसलिए उसे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो अकाउंट्स बनाता है, ये जो मैंने लिख रखा है वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, जो अकाउंट्स बनाता है वो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाता, वो बनाता है रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एक ना डीके गोयल में क्वेश्चन था कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में जो कंट्रोल और मैनेजमेंट पार्टीज होती है कौन कौन सी होती है? ट्रस्टी होती है, गवर्नमेंट बॉडी होती है और मैनेजमेंट कमेटी होती है। तो उसमें मैनेजमेंट भी दिया था और ट्रस्टी दिया था और गवर्नमेंट बॉडी भी थी, उसमें मैनेजमेंट कमेटी नहीं लिखा था। ठीक है, तो जो ऑप्शन बच्चों ने टिक कर दिया था मैनेजमेंट टिक कर दिया था, जबकि उसका आंसर गवर्नमेंट बॉडी होना था क्योंकि उसके अंदर ट्रस्टी नहीं लिखा था। ठीक है, तो हमेशा याद रखना अगर ये चार ऑप्शन है, ठीक है, तो ट्रस्टी पहला हो गया, फिर गवर्नमेंट बॉडी, फिर मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, तो अगर क्रोनोलॉजिकल से ऑर्डर से देखा जाए ट्रस्टी, गवर्नमेंट बॉडी एंड मैनेजमेंट कमेटी। उसके बाद आते हैं फॉर दैट एबिलिटी फॉर द अकाउंटेबिलिटी दे मेंटेन अकाउंट, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो तीन अकाउंट बनाते हैं, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीन अकाउंट बनाते हैं, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये मैंडेटरी होता है। अभी तक सबने सारी चीजें तो पढ़ ली होगी, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा कि ये जो कंपल्शन है, ठीक है, कंपल्शन कहां पर जाकर ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट होता है? तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ये एनसीईआरटी में ही लिखा है और कहीं नहीं लिखा। तो इट इज मैंडेटरी टू सबमिट फाइनेंशियल रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और वो जो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में जिस ईयर में वो सबमिट करते हैं वो है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जिसका नाम है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी। तो कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी रिपोर्ट्स को सबमिट करता है वो सबमिट करता है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी में। कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो रिपोर्ट को सबमिट करता है वो सबमिट करता है वो करता है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी पे। ठीक है, उसके बाद आते हैं इट्स सोल एम इज टू प्रोवाइड सर्विस ईदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट नॉमिनल कॉस्ट और नॉट टू अर्न प्रॉफिट। तो इसका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न नहीं करना होता, और अगर वो किसी चीज पे पैसा ले भी रहा होता है तो इतना नॉमिनल रेट पे लेता है कि किसी को भी अफोर्डेबल ही लगेगा। These are organized as charitable trust or society and subscriber to such organization are called members. तो ये तो सबको पता होगा और पहले भी पढ़ा रखा है। Affairs are usually managed by the managing or executive committee elected by its members. ठीक है, ये हो गया। अब इनकम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहां से आता है? सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, डोनेशन, लेगेसी, ग्रांट एंड एड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। यहां से इनको पैसा रिसीव्ड होता है। फंड रेज बाय इट क्रेडिटेड टू, मतलब जो इनको पैसा आता है वो कहां पर जाकर ऐड हो जाता है? तो कैपिटल फंड, कॉर्पोरेट फंड, जनरल फंड और एक्यूमुलेटेड फंड। ठीक है, ये सारे कैपिटल फंड के अलग अलग नाम है। मतलब कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल वर्ड यूज नहीं होता, कैपिटल फंड यूज होता है। ठीक है, तो जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल होता था, यहां पर जो है वो है कैपिटल फंड, कॉर्पोरेट फंड, जनरल फंड और एक्यूमुलेटेड फंड। उसके बाद नेक्स्ट आता है सरप्लस, जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता मेंबर में, इट इज सिंपली एडेड इन द कैपिटल फंड। सरप्लस जो है वो एडेड नहीं होता मेंबर्स, मतलब मेंबर्स में बढ़ता नहीं है, ये बस कैपिटल फंड में जाकर ऐड हो जाता है। एनपीओ अर्न्स रेपुटेशन, जो इसकी रेपुटेशन बिल्डअप होती है वो सोसाइटी के वेलफेयर से होती है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन से नहीं होती। द मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट, कि किस किस को शो करना है? तो प्रेजेंट जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स है उन्हें शो करना है,
जो पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर है, जो इन फ्यूचर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उन्हें शो करना है, और स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट की रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी में जाकर रजिस्टर करना है। अब अकाउंट दो टाइप के होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट होता है और एक इम्पर्सनल अकाउंट होता है। अब पर्सनल अकाउंट के तीन टाइप होते हैं, एक नेचुरल पर्सन होता है, एक आर्टिफिशियल होता है और एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। नेचुरल पर्सन में आता है जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, ये नेचुरल पर्सन हो गए। आर्टिफिशियल में आता है तुम्हारा टाटा अकाउंट, राम एंड को अकाउंट, पीएनबी, मतलब कोई भी कंपनी का नाम जो है, या कोई भी कॉर्पोरेट हाउस का नाम, या कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म का नाम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाता है। और रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारे हो जाएंगे तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव। फिर इम्पर्सनल अकाउंट के दो अकाउंट होते हैं, एक रियल अकाउंट होता है और एक नॉमिनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट में सारे एसेट्स आते हैं एक्सेप्ट डेटर्स, रियल अकाउंट में सारे एसेट्स आते हैं एक्सेप्ट डेटर्स, और नॉमिनल अकाउंट में सारे प्रॉफिट, गेन और लॉसेस आते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर इन कैश और थ्रू बैंक। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि एनपीओ के ज्यादातर ट्रांजेक्शन किस में होते हैं, तो कैश में होते हैं और उसके बाद फिर बैंक में होते हैं, तो कैश और बैंक के थ्रू हो रहे होते हैं। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात की जाए, तो सबसे पहले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक विद लेजर्स बना रहा होता है। ठीक है, अलग अलग लेजर्स और कैश बुक बना रहा होता है। कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक और पहले अदर लेजर्स बना रहा होता है, मतलब पूरे साल तो वो कर रहा होता है कैश बुक में ट्रांजेक्शंस लिखना और लेजर्स में ट्रांजेक्शन लिखना। उसके बाद रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एट द ईयर एंड बनाता है विद द हेल्प ऑफ कैश बुक। तो रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसकी हेल्प से बनता है, तो कैश बुक की हेल्प से बनता है। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसकी हेल्प से बनता है, तो कैश बुक की हेल्प से बनता है। फिर आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसके बाद आता है बैलेंस शीट। ठीक है, तो कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये सारे लेजर्स बनाता है, इनकम लेजर, एक्सपेंस का लेजर, एसेट का लेजर, लाइबिलिटी का लेजर, लेकिन कोई भी कैपिटल लेजर नहीं बनाता। मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल लेजर नहीं बनाता, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल लेजर नहीं बनाता। मोर टू लेजर्स, और दो स्पेशल लेजर्स वो बनाता है, एक फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट और एक कंज्यूमेबल आइटम्स का अकाउंट। एक फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट और एक कंज्यूमेबल आइटम्स का अकाउंट। और इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट वो मेंटेन करता है कैपिटल फंड अकाउंट, या फिर वो उसे जनरल फंड भी कह सकता है, कॉर्पोरेट फंड भी कह सकता है और एक्यूमुलेटेड फंड भी कह सकता है। अगर एसेट्स, अगर इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन की बात की जाए, तो इसका इक्वेशन बिल्डअप होता है एसेट इक्वल टू कैपिटल फंड प्लस लाइबिलिटी, एसेट इक्वल टू कैपिटल फंड प्लस लाइबिलिटी, एसेट इक्वल टू कैपिटल फंड प्लस लाइबिलिटी। अब 19 पॉइंट पे आते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज डन विद द हेल्प ऑफ रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से बनता है। इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो कॉन्सेप्ट तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अप्लाई करते थे, वही कॉन्सेप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अप्लाई होता है। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। ठीक है, और इसमें अगर प्रिंसिपल की बात की जाए तो मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करता है कि इस साल के रेवेन्यू को इस साल के एक्सपेंस से मैच होना चाहिए। मतलब अगर इस साल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 5 लाख का इनकम किया है, तो उस 5 लाख के इनकम के लिए उसने कितना एक्सपेंडिचर किया है, मान लेते हैं 3 लाख का एक्सपेंडिचर किया है, तो जो 2 लाख होगा वो उसका सरप्लस होगा। तो अगर सरप्लस है तो डेबिट बैलेंस होगा, और सरप्लस क्या इंडिकेट कर रहा है कि इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। और अगर डेफिसिट है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, और ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा था और इनकम कम था। इसके अगर फॉर्मेट की बात की जाए तो डेबिट में एक्सपेंडिचर आता है, क्रेडिट में इनकम आता है। ये एक नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि वो गेन और प्रॉफिट्स की बात कर रहा होता है। ये बस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रेसेप्ट्स वाली चीजों को लेता है। डेप्रिसिएशन और नॉन कैश आइटम्स को भी ये कंसीडर करता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फॉर चेकिंग दी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, तो ट्रायल बैलेंस भी बनाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रायल बैलेंस बनाता है, तो हाँ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रायल बैलेंस बनाता है। और क्यों बनाता है, फॉर चेकिंग दी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। उसके बाद नेक्स्ट आता है 21, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो समरी होता है कैश और बैंक ट्रांजेक्शन का। इसका मतलब ये है कि अगर मैं रेंट की बात करूं तो रेंट तो किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने हर महीने दिया होगा, लेकिन जो रेंट का एक्यूमुलेटेड अमाउंट पूरे साल का आ रहा है वो रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाता है, और कैश और बैंक वाले उसमें जो है वो हर महीने का ट्रांजेक्शन जाता है। ठीक है, इसके लिए तुम्हें मैं ये दिखाता हूं। सर हाँ हाँ बोलो। सर आप ग्रुप में भेज सकते हो? हाँ हाँ, ये मैं ग्रुप में भेज दूंगा।
ये जैसे ही क्लास ओवर हो जाएगी ना फिर मैं भेज दूंगा। देखो इसे ना ऐसे समझना, अगर मैं कैश बुक की बात करूं, ठीक है, इन्हें अप्रैल 10 2014 को पैसा मिला था 1,20,000, इन्होंने कैश बुक में लिखा होगा। September 13 2014 को पैसा मिला होगा, इन्होंने कैश बुक में लिखा होगा। 9 November 2014 को पैसा मिला होगा, इन्होंने कैश बुक में लिखा होगा। 7 February 2015 को पैसा मिला होगा, इन्होंने कैश बुक में लिखा होगा। लेकिन ये जो टोटल बैलेंस आया है, ये तो कैश बुक में टोटल बैलेंस आ गया होगा, लेकिन ये कहां जाएगा, रेसिप्ट अकाउंट चला जाएगा, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है। तो हमेशा टोटल जाता है, ऐसा नहीं है कि 1,20,000 जाएगा, फिर 45,000 जाएगा, फिर 35,000 जाएगा, ऐसा नहीं होता। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सीधा टोटल जा रहा होता है, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो एंड रिजल्ट आ रहा है, उस चीज का, उस पर्टिकुलर हेड का जो एंड रिजल्ट आ रहा है, वो सीधा रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाता है। वैसे ही मैं अगर बात करूं एंट्रेंस फी की, तो एक हमें एंट्रेंस फी मिली April 10 2014 को 13,000 की, और एक हमें एंट्रेंस फी मिली 14 September 2014 को 10,000। दोनों का जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट आ रहा है वो 23,000 आ रहा है, तो ये चला जाएगा तुम्हारे रेसिप्ट साइड, ओनली 23,000। ठीक है, इसे अलग अलग तरीके से नहीं दिखाएंगे। वैसे ही लॉकर रेंट हमेशा याद रखना, लॉकर रेंट जो होता है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेसिप्ट होता है। लॉकर रेंट हमेशा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेसिप्ट होता है। लॉकर रेंट हमेशा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेसिप्ट होता है। लॉकर रेंट हमेशा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेसिप्ट होता है। लाइफ मेंबरशिप फी दो मिली थी, एक May 12 2014 को मिला था और एक July 23 को मिला था। दोनों को ऐड कर जो अमाउंट आ रहा था वो रेसिप्ट साइड चला जाएगा। वैसी डोनेशन फॉर बिल्डिंग, सीधा जो टोटल अमाउंट है वो रेसिप्ट साइड। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सीधा जो टोटल अमाउंट है वो चला जाएगा रेसिप्ट साइड। अब हम पेमेंट की बात करते हैं, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की आपने 3 पेमेंट की है, 3 पेमेंट तो आपकी कैश बुक में आ गई होगी। अब आपको बस टोटल अमाउंट पेमेंट साइड दिखाना है 38,750। वैसी लाइटिंग का पेमेंट आपने पूरे साल भर में 2 बार किया है, तो इसे अलग अलग नहीं दिखाओगे, सीधा आप 26,250 जो है वो आप दिखा दोगे पेमेंट साइड। वैसी टेलीफोन एक्सपेंसेस का टोटल, वैसी रेंट रेट एंड टैक्सेस, वैसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वैसी वेजेस एंड सैलरी, और वैसे ही पोस्टेज एंड कोरियर सर्विसेज। ठीक है, ये सारे जो है वो तुम्हारे कहां चले जाएंगे, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, टोटल अमाउंट। ओके, अब आते हैं ये जो रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो एक रियल अकाउंट होता है, क्योंकि ये एसेट अकाउंट है। क्योंकि रेसिप्ट एंड पेमेंट एक एसेट अकाउंट है और वो एसेट अप्रोच से बिल्डअप हो रहा होता है। ये जो अकाउंटिंग सिस्टम लेता है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम लेता है। इससे ये मैटर नहीं करता कि प्रीसीडिंग ईयर का पैसा मिला है, इस साल का पैसा मिला है या अगले साल का पैसा मिला है। बस इसे ये मैटर करता है कि अगर पैसों का इनफ्लो हो रहा है तब रिकॉर्ड हो जाएगा, और अगर पैसों का आउटफ्लो हो रहा है तब रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर का, तो ये चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल रेसिप्ट हो, ये दोनों चीजें लेता है। चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू रेसिप्ट हो, ये दोनों चीजें लेता है। एंड रिजल्ट इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है। ठीक है, कैन रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हैव अ डेबिट बैलेंस? हाँ, तो जनरली इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, नहीं मतलब जनरली इसका डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि कैश जो होता है वो मोस्टली एसेट होता है, तो डेबिट बैलेंस होगा। लेकिन इसका क्रेडिट बैलेंस कब होगा, जब बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। इसका क्रेडिट बैलेंस कब होगा, जब बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। ठीक है, इसका कोई डिस्काउंट कॉलम नहीं होता। ठीक है, रेसिप्ट मतलब डेबिट होगा और पेमेंट मतलब क्रेडिट है। नॉन कैश आइटम्स को ये रिकॉर्ड नहीं करता है। और डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट ऑफ रेसिप्ट एंड पेमेंट, which is usually a debit balance, reflect cash in hand and cash at bank unless there is a bank overdraft. नन ऑफ द रिसिबल इनकम एंड पेबल, मतलब कोई भी अगर रिसिबल है, मतलब इन फ्यूचर मिलने वाला है या इन फ्यूचर मिलेगा या पेमेंट होगी इन फ्यूचर, उसे ये रिकॉर्ड नहीं करता है। ओके।
अब आते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग पे, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, आपका प्राइस फंड 10 लाख था, ठीक है। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब है कि आपने जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो पैसा दिया है, आप उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करोगे, उसके अलावा आप और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। तो जैसे प्राइस फंड आपको मिला है 10 लाख, तो प्राइस फंड जो है प्राइस देने में ही यूज हो सकता है या प्राइस से रिलेटेड चीजों में यूज हो सकता है। तो आपको प्राइस फंड रिसीव हुआ 10 लाख, ठीक है। अब प्राइस फंड आपको 10 लाख रिसीव हुआ तो आपने 10 लाख लिख दिया। डोनेशन आपको मिला प्राइस फंड में 2 लाख, आपने डोनेशन 2 लाख ऐड कर दिया। एक्सपेंसेस हुए आपके प्राइस फंड में 3 लाख के, आपने 3 लाख एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। आपका जो टोटल वैल्यूएशन आ गया 9 लाख, वो बैलेंस शीट में शो हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। आपको प्राइस फंड मिला 10 लाख, डोनेशन जो है प्राइस फंड का 2 लाख है, टोटल हो गया 12 लाख। उसके बाद एक्सपेंसेस हुए हैं प्राइस फंड में 15 लाख। अब जब भी ना ऐसा हो कि आपके जो फंड पड़ा है वो कम है और जो आपके एक्सपेंसेस है वो ज्यादा आ रहे हैं, आपका जो फंड पड़ा है वो कम है और जो आपके एक्सपेंसेस है वो ज्यादा आ रहे हैं, तो जितने ज्यादा आ रहे हैं उतना जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बियर करेगा और एक्सपेंडिचर साइड आ जाएगा। जैसे कि यहां पर जो था वो आपका 12 लाख जो था वो आपके पास प्लस फंड पड़ा था, लेकिन जो नेगेटिव आ रहा था वो 3 लाख आ रहा था। तो जो 3 लाख नेगेटिव आ रहा है वो एक्सपेंडिचर साइड से हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। अगर किसी भी स्पेसिफिक फंड से कोई भी इन्वेस्टमेंट हुई है, अगर किसी भी स्पेसिफिक फंड से कोई भी इन्वेस्टमेंट हुई है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो बस एसेट साइड से हो जाएगा। इसका रीजन क्या है? अगर मान लो कि मेरे पास 15 लाख का फंड आया था, मतलब मेरा लाइबिलिटी भी बढ़ा था 15 लाख से और मेरा एसेट्स भी बढ़ा था 15 लाख से, वो जो एसेट होगा वो मेरा कैश होगा, ठीक है। अगर मैं उस लाइबिलिटी में से, मतलब इस 15 लाख में से अगर 2 लाख खर्च कर रहा था, मतलब मैंने प्राइस देने पे खर्च किया, तो अल्टीमेटली मेरे से पैसा भी तो चला गया ना। लेकिन जब मैंने इन्वेस्ट किया तो वो तो कैश कन्वर्ट हो गया किसी और चीज में, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, अगर आपने किसी स्पेसिफिक फंड से कोई भी इन्वेस्टमेंट की है तो बस आप उसे एसेट साइड शो कर दोगे, आपको उस फंड से डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपको 10 लाख की फंडिंग आई, उसमें 2 लाख आपने ऐड किया तो 12 लाख हो गया। उसके बाद एक्सपेंसेस से 5 लाख वो आपने माइनस किए तो 7 लाख आ गया। प्राइस अवॉर्डेड किया आपने 2 लाख, वो माइनस कर दिया। एक और चीज थी इसमें, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइस फंड 3 लाख, वो आपने एसेट साइड दिखा दिया 3 लाख, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट पे। प्राइस फंड था 10 लाख, ये लाइबिलिटी साइड से हो जाएगा। डोनेशन मिला 2 लाख, वो ऐड हो जाएगा। एक्सपेंसेस हुए प्राइस फंड में 5 लाख, वो माइनस हो जाएगा। और प्राइस अवॉर्डेड जो था वो था 2 लाख, वो माइनस हो गया। इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट साइड से हो जाएगा। अब किसी भी स्पेसिफिक फंड से कोई भी इनकम अगर रिसीव हो तो उसी स्पेसिफिक फंड में ऐड हो जाता है। किसी भी स्पेसिफिक फंड से अगर कोई इन्वेस्टमेंट हुई है, उस इन्वेस्टमेंट से कोई रिटर्न आ रहा है, तो रिटर्न जो है उसी स्पेसिफिक फंड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बस एक एड ऑन वैल्यू ये है कि अगर कोई अक्रूड इंटरेस्ट है, मतलब उसी स्पेसिफिक फंड का कोई अक्रूड इंटरेस्ट है कि अभी तक पैसा नहीं मिला, तो उसे आपको दो जगह शो करना पड़ेगा। एक तो इस साइड ऐड करना होगा, एक इस साइड ऐड करना होगा और एक एसेट साइड शो करना होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं, अगर किसी स्पेसिफिक फंड से कोई भी एसेट बिल्डअप हो रहा है, अगर किसी स्पेसिफिक फंड से कोई भी फिक्स्ड एसेट बिल्डअप हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उसे दो जगह डालना है। एक तो आप जितना भी आपने खर्च किया है उस स्पेसिफिक फंड से फिक्स्ड एसेट्स बनाने में, वहां से माइनस होगा, प्लस एसेट साइड शो होगा और कैपिटल फंड में भी ऐड हो जाएगा। एसेट साइड शो होगा प्लस कैपिटल फंड में भी ऐड हो जाएगा। और अगर मान लो कोई स्पेसिफिक फंड नहीं गिवन है उस एसेट बिल्डअप होने का, तो फिर वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने ही बियर किया होगा। तो जैसे ये कैपिटल फंड 8 लाख है और एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग 5 लाख है, तो कैपिटल फंड 8 लाख शो हो गया और बिल्डिंग 5 लाख शो। ओके, अगर मान लो पेमेंट है या फिर कोई रेसिप्ट है, मान लो कोई रेसिप्ट गिवन है 5 लाख का, तो ये 5 लाख तो टोटल अमाउंट गिवन है। अब उसमें बोला है कि आउटस्टैंडिंग जो है इस साल का वो 20,000 है, तो आप इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड कर दोगे। अगर बोला है आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का
20,000 है तो आप माइनस कर दोगे। वैसे ही एडवांस अगर प्रीवियस ईयर का हुआ तो माइनस हो जाएगा, और अगर एडवांस करंट ईयर का हुआ, नहीं, एडवांस अगर प्रीवियस ईयर का हुआ तो ऐड हो जाएगा, और अगर एडवांस करंट ईयर का हुआ तो माइनस हो जाएगा। एडवांस अगर करंट ईयर का हुआ तो माइनस हो जाएगा। एडवांस अगर करंट ईयर का हुआ तो माइनस हो जाएगा। एडवांस अगर करंट ईयर का हुआ तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ना इसी साल की चीजें लेता है। ठीक है, तो अगर मैं इस 5 लाख की बात करूं तो इस 5 लाख ने मुझे ये तो इंडिकेट नहीं किया कि इस 5 लाख में इसी साल का पूरा पैसा 5 लाख है या फिर पिछले अगले साल इन सबका पैसा मिलाकर 5 लाख है। तो फिर इसने मुझे इंडिकेट किया कि भाई इस 5 लाख में जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है, मतलब इस 5 लाख में जो इस साल आउटस्टैंडिंग का 20,000 वो अभी तक ऐड नहीं है, तो 20,000 मैं ऐड करूंगा। वैसे ही प्रीवियस ईयर का अगर कोई आउटस्टैंडिंग था तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग इसके अंदर ऐड रहा होगा पिछले साल का, तो माइनस हो जाएगा। जो पिछले साल का एडवांस है मतलब वो क्यों दिया गया था, इस साल के लिए, इस साल के लिए दिया गया था तो ऐड हो जाएगा। और अगर कोई एडवांस पेमेंट इस साल मिली है तो वो क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बिल्डअप हो रहा है? आउटस्टैंडिंग अगर प्रीवियस ईयर है तो माइनस, आउटस्टैंडिंग अगर करंट ईयर है तो ऐड, अगर एडवांस प्रीवियस ईयर है तो ऐड, और अगर एडवांस करंट ईयर है तो माइनस। ओके, सेम कहानी पेमेंट साइड के साथ भी होगी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक ऑनलाइन? हाँ, अब एक कंज्यूमेबल आइटम लास्ट टॉपिक आता है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। अगर कंज्यूमेबल आइटम्स आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल पेमेंट देखना है जो पेमेंट साइड लिखा होगा, ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देना है जो आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा होगा, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना है, फिर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऐड हो जाएंगे और ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस हो जाएंगे। फिर जो भी अमाउंट आएगा वो आपका कहाँ ऐड हो जाएगा, वो आपका एक्सपेंडिचर साइड से आकर आ जाएगा। हाँ, अब दो तीन चीजें एमसीक्यू के लिए याद रखना। ठीक है, अगर कभी भी वर्ड ह्यूज आ जाए इसका मतलब है कि वो एक कैपिटल रेसिप्ट है और वो लाइबिलिटी साइड से होगा। कोई, क्योंकि कोई भी ह्यूज अमाउंट जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलर नेचर में नहीं मिलता। ठीक है, तो अगर ह्यूज अमाउंट आ गया इसका मतलब है कि वो हमारा कैपिटल रेसिप्ट होगा। ठीक है, उसके बाद लेगेसी अगर बस लिखा है तो आप उसे रेवेन्यू रेसिप्ट्स मानेंगे, लेकिन लेगेसी के साथ स्पेसिफाई कर दिया या ह्यूज अमाउंट लिख दिया है तो आप उसे मानेंगे कैपिटल रेसिप्ट। वैसे ही कोई भी ऐसी चीज जो स्पेशल है तो कैपिटल रेसिप्ट है, और अगर वो स्पेशल नहीं है तो फिर वो रेवेन्यू एसेट्स माना जाएगा। अगर कोई एसेट गिवन है और उसमें लॉस और प्रॉफिट निकालना है कि वो आपने बेच दिया है, अब इनकम साइड आएगा या एक्सपेंडिचर साइड आएगा, तो सबसे पहले आप उसकी बुक वैल्यू देखोगे। बुक वैल्यू देखने के बाद आप उसे सोल्ड वैल्यू से कंपेयर करोगे, और जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका गेन या फिर लॉस होगा। अगर लॉस होगा तो एक्सपेंडिचर साइड आ जाएगा, और अगर गेन होगा तो इनकम साइड आ जाएगा। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं।
चलो इस पे आते हैं। सबसे पहला देखते हैं, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट होगा? नहीं, देखो, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो एक एसेट अकाउंट है, और एसेट अकाउंट का मतलब क्या होता है? रियल। ठीक है, तो रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। किसी को अगर दिक्कत है इन क्वेश्चनों में तो बता देना, अनम्यूट कर पूछ लेना। क्लियर है? थम्स अप कर देना अगर क्लियर है तो। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल होते हैं। नॉमिनल का रीजन क्या है? क्योंकि ये प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को लेते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं, डोनेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज रिसीव बाय एन इंस्टीट्यूशन इज अ डैश रिसिप्ट। तो स्पेसिफिक पर्पस आ गया तो कौन सा रिसिप्ट होगा? कैपिटल रिसिप्ट होगा। ठीक है, अगर स्पेसिफिक आ जाएगा तो फिर क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट। स्पेसिफिक आ गया इसलिए क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट। स्पेसिफिक आ गया इसलिए क्या होगा? ये कैपिटल रिसिप्ट होगा। और अगर ये जनरल होता तो रेवेन्यू होता। ठीक है, अगर जनरल होता तो रेवेन्यू होता, लेकिन स्पेसिफिक है इसलिए वो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। और कैपिटल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम उसे उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं जिस पर्पस के लिए आया है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन पर्पस के लिए आया होगा, तो अब उसकी मर्जी है वो कहीं भी यूज करे, तो ये उसके लिए क्या होगा? रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। सब्सक्रिप्शन मतलब कि अगर आप, जैसे नेटफ्लिक्स है तो एक क्लब टाइप ही तो है। ठीक है, तो आप हर महीने पे करते हो, उसके बाद आप उसके कंटेंट को कंज्यूम कर पाते। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन उसी तरह नहीं, लेकिन तुम ये नहीं बोल रहे ना कि मैं इसी फिल्मों के लिए आपको नेटफ्लिक्स दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हो कि इसी पर्पस के लिए नेटफ्लिक्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये फीस तो कैपिटल हो जाएगा। लेकिन अगर नेटफ्लिक्स को आप ऐसे ही दे रहे हो तो अब तो उसकी मर्जी है, वो यू पे लगाए या फिर 13 रीजंस वाई पे लगाए, वो उसकी मर्जी है कैसा भी कंटेंट बिल्डअप करे। अब पब्लिक लाइब्रेरीज आर नॉट प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी। हाँ, ट्रू। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली शो, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली शो अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस कब होगा? जब ओवरड्राफ्ट होगा। और सरप्लस और डेफिसिट किसका होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो रिजल्ट होता है या तो सरप्लस होता है, डेफिसिट होता है। ठीक है, कैपिटल फंड तो बैलेंस शीट का पार्ट है, और आपका डेबिट बैलेंस वो आपका कि जब पॉजिटिव बैलेंस है आपका कैश और बैंक में, और क्रेडिट बैलेंस जब आपका ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव बाय अ क्लब आर शोन इन द बैलेंस शीट, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फी जो है वो 1 साल से ज्यादा की हो गई। ठीक है, और रेवेन्यू वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बस इसी साल की चीजें जाती। ठीक है, इसलिए हमारे बैलेंस शीट का पार्ट हो जाएगा, और बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक्सपेंसेस पेड इन केस ऑफ अ क्लब आर शोन, एक्सपेंसेस प्रीपेड इन केस ऑफ अ क्लब आर शोन इन। अब प्रीपेड है, प्रीपेड है मतलब पहले ही दे दिया, पहले ही दे दिया तो हमारा एसेट साइड आएगा ना। ठीक है, मैं इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में तो बोल ही नहीं सकता। अगर ये इस साल का होता एक्सपेंस तब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में बोलता और मैं डेबिट साइड लिख देता, लेकिन यहां पर क्या बोला है? प्रीपेड। प्रीपेड मतलब इस साल से रिलेटेड नहीं है, प्रीपेड मतलब इस साल से रिलेटेड नहीं है, इस साल से रिलेटेड नहीं है तो मेरा एसेट बन गया बैलेंस शीट में। अगर यहां पर प्रीपेड नहीं लिखा होता तब ये मेरा डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड का आता, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है, एक्सपेंडिचर इनकम। ठीक है, अब इनकम आउटस्टैंडिंग। इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब अक्रूड, मतलब कि आपने काम कर दिया लेकिन अभी तक आपको पैसा नहीं मिला,
ऑफ एन इंस्टीट्यूशन आर शोन ऑन द डेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो हमारे लिए एक फायदे वाली चीज है। ओके, इन 9 में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अनम्यूट कर पूछ लो। सर 9th वाला एक बार वापस बता दो। चलो डन डन। किसी को कोई दिक्कत अनम्यूट कर पूछ लो। सर हाँ हाँ बोलो बोलो। 9th वाला। देखो, इनकम आउटस्टैंडिंग, इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब अभी तक मुझे नहीं मिला है, और इन्होंने ना मुझसे ये पूछा है कि आप बैलेंस शीट में बताओ उसे कहां लिखोगे। तो अगर इनकम नहीं मिला है मुझे तो बैलेंस शीट में मेरे एसेट साइड ही जाएगी ना, क्योंकि अभी तक वो कैश का पार्ट नहीं बना होगा, और जब वो कैश मिल जाएगा तब वो कैश में ऐड हो जाएगा और सब्सक्रिप्शन जो है वो माइनस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो जाएगा ही क्रेडिट साइड, लेकिन यहां पर तुमसे पूछा है स्पेसिफिकली बैलेंस शीट में आप कहां लिखोगे। हाँ आउटस्टैंडिंग, हाँ तब जाएगा। मतलब आउटस्टैंडिंग है तो आपकी, अगर मैं इसकी ट्रीटमेंट की बात करूं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड तो गया ही होगा, ठीक है, प्लस ये बैलेंस शीट के एसेट साइड गया होगा, ठीक है। उसके बाद जब पैसा मिल जाएगा तो ये बैलेंस शीट से माइनस हो जाएगा कैश, क्योंकि कैश आ गया होगा। आ गया, समझ आ गया। पर आउटस्टैंडिंग जैसे लायबिलिटी साइड जाता है ना। नहीं नहीं, ये कि लेकिन ये इनकम आउटस्टैंडिंग है ना, ये एक्सपेंसेस वाला आउटस्टैंडिंग नहीं है। समझ गए समझ गए। यस सर। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, ठीक है, वो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस को नहीं लेता, ओनली कौन से ट्रांजैक्शन को लेता है, रेवेन्यू नेचर के, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली। ओके, उसके बाद आते हैं द सरप्लस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट अमंग द मेंबर्स, नहीं, ठीक है, मेंबर्स में कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, ठीक है, वो बस कैपिटल फंड में जाकर ऐड हो जाता है। तो उस पैसे का होता क्या है, वो कैपिटल फंड में जाकर ऐड हो जाता है। उस पैसे का होता क्या है, वो कैपिटल फंड में जाकर ऐड हो जाता है, वो कैपिटल फंड में जाकर ऐड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट पे, रेसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स आर ट्रीटेड एज इनकम। हाँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो जो एसेट सोल्ड आउट हुआ है उसकी बुक वैल्यू कितनी, वो अनरिकॉर्डेड एसेट कहलाता है। नहीं, रेसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड, अगर मान लो कि रेसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स है, मान लो उसकी वैल्यूएशन 5000 थी, उसे बिकना चाहिए था 5000, और बिका जो है वो 4000 में बिका है, ठीक है, तो 1000 क्या हो गया, इनकम हो गया। और अगर मान लो 8000 में बिका होता तो तब भी इनकम होता। रुको रुको, यहाँ पर तो 1000 लॉस था, हाँ हाँ, 5000 बुक वैल्यू थी और 4000 में बिका तो 1000 का लॉस आ गया। तो ये जो 1000 का लॉस था वो आपका एक्सपेंडिचर साइड आ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे, ठीक है। लेकिन इसी का वाइस वर्सा होता कि अगर 6000 में तो 2000 का सरप्लस, 1000 का सरप्लस हो जाता तो इनकम साइड से हो जाता। लेकिन यहाँ पर मुझे इन्होंने थोड़ी बताया कि कितने का था और कितने का बिका, तो सीधा ये बोला है रेसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स आर ट्रीटेड एज इनकम। नहीं, मैं तब तक इनकम नहीं कह सकता जब तक मुझे बुक वैल्यू और सोल्ड वैल्यू ना पता हो, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, अनम्यूट कर पूछ लो अगर दिक्कत है तो। सर 13 का फॉल्स है। रुक जाओ, 13 अभी पढ़ा नहीं होगा। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द रेसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ, हाँ ये फॉल्स होगा क्योंकि वो कैपिटल और रेवेन्यू दोनों नेचर को लेता है। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैपिटल और रेवेन्यू दोनों नेचर को लेता है। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है कैपिटल और रेवेन्यू दोनों नेचर को लेता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे 14th पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स सरप्लस और डेफिसिट, है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है उसका जो रिजल्ट होता है या तो सरप्लस होता है या डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। उसके बाद द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम मेंबर्स बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन जो होता है वो एक रेवेन्यू नेचर वाला आइटम, ये हमारे लिए इनकम है, ठीक है।
और अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट देखूं तो यहाँ एक्सपेंडिचर आता है और यहाँ इनकम आता है, और ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम मेंबर्स बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट पे आते हैं 16th पे, सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय स्कूल, the subscription received by a school for organizing annual function is treated as, ठीक है। अब एनुअल फंक्शन, तो यहाँ ना तुम्हें ये लगेगा कि कैपिटल रिसिप्ट होगा कि एनुअल फंक्शन के लिए आया है, लेकिन एनुअल फंक्शन ना उसी साल के अंदर होकर फिर खत्म हो जाता है, ठीक है, अगले साल के लिए पैसा नहीं रहता उसका, ठीक है। तो ये हमारा ना रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा, ठीक है। Subscription received by a school for organizing annual function is treated as revenue receipt, तब कैपिटल होगा, ठीक है। अगर ये लिखा होता है ना सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन नेक्स्ट ईयर, तब वो कैपिटल रिसिप्ट हो जाता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फी रिसीव बाय अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एंट्रेंस फी में ना जब तक ये ना लिखा हो कि वन टाइम ही मिलता है, या फिर ये लिखा ना हो कि ह्यूज है, तो तुम्हें उसे ये मानना है कि वो आपका इनकम है, ठीक है, और वो क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में है, ठीक है। यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो अनम्यूट करके पूछ लो। सर 12 बता दो एक बार। 12th, ओके, एक मिनट, देखो, रेसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स आर ट्रीटेड एज इनकम। अब देखो, मैं इनकम तो तब तक नहीं कह सकता ना जब तक मुझे ये ना पता चले कि मेरा एसेट बिका कितने का है और मैं कितने में चाह रहा था उसे बेचने का। जब तक मुझे ये ना पता चले कि उसकी बुक वैल्यू कितनी थी और वो सोल्ड आउट कितने में हुआ है, तब तक मैं उसे इनकम कह ही नहीं सकता, ना ही मैं उसे लॉस कह सकता हूं, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि रेसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स आर ट्रीटेड एज इनकम, तो इनकम तो कह ही नहीं सकता ना, ठीक है। जब तक मुझे सोल्ड वैल्यू और बुक वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक मैं उसे इनकम नहीं कह सकता। मान लो मशीनरी है और मशीनरी गिवन है सोल्ड एट 5000, ठीक है। अब मुझे क्या पता है ये 5000 मेरे लिए इनकम हुआ है या मेरे लिए एक्सपेंडिचर का पार्ट बन गया है, ठीक है। बस रेसिप्ट साइड लिख दिया है सोल्ड फ्रॉम मशीनरी, ठीक है, इतना रेसिप्ट हुआ है, तो देन तो ये फॉल्स ही होगा ना। समझ गए? आ गया समझ? यस सर। ओके 15 एक बार दोबारा बता दो। कौन सा वाला? 12th? 15। ओके। देखो, द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम मेंबर बाय अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सब्सक्रिप्शन ना एक रेगुलर नेचर की चीज है। अगर मान लो आपने Amazon प्राइम ले रखा है या आपने किसी लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले रखी है, मान लो आपने ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले रखी है, ठीक है, तो वो ना हर साल आपसे 2000 रुपए चार्ज करते हैं। अब मतलब वो एक ही बार चार्ज कर लेते हैं, ठीक है, फिर अगले साल लेंगे, तो ये तो रिकरिंग नेचर की चीज है, और रिकरिंग नेचर की चीज हमेशा रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है, ठीक है। तो जितने भी रेवेन्यू नेचर की चीजें होती है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती है। अब अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बताऊं तो डेबिट साइड आपका एक्सपेंडिचर आता है और क्रेडिट साइड आपका इनकम आता है। तो आपने ये जो सब्सक्रिप्शन का पैसा आपको रिसीव हुआ है वो आपने क्रेडिट साइड लिखा होगा इनकम के, इसलिए इसका आंसर है क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझ गए? यस सर। ओके, चलो, अभी और किसी को यहां तक डाउट? चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच वन इज शोन इन द रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो अगर मैं आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करूं तो ये जो है ये रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है मतलब मैंने अभी तक पे नहीं किया तो मेरी जेब से पैसा ही नहीं गया होगा, और मेरी जेब से पैसा नहीं गया होगा तो देन फिर क्या होगा, ये तो बैलेंस शीट में, हाँ ये बैलेंस शीट में गया होगा, ठीक है। और ये आपका उसमें भी गया होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि वो कौन सा कॉन्सेप्ट लेता है, अक्रूवल क्या कहता है, वेदर यू रिसीव द पेमेंट और नॉट, वेदर यू पेड द पेमेंट और नॉट, ये मैटर नहीं करता, अगर वो उस साल की ट्रांजैक्शन है तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी जाएगा और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में भी जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर तो आ ही नहीं सकता रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, क्योंकि नॉन कैश आइटम है। अगर मेरा एक टीवी है, इस टीवी की वैल्यूएशन अगर 2000 से गिर गई
तो ये 2000 में किसी को पे थोड़ी करने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये कैश मतलब ना पेमेंट रिसीव हो रहा है ना पेमेंट जा रहा है, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव हुआ होगा, ठीक है। अक्रूड इंटरेस्ट मतलब अभी तक नहीं मिला, ठीक है। तो आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच वन इज शोन इन द रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? तो लाइफ मेंबरशिप फी विल शोन इन द रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बाकी सब तो पैसों के इनफ्लो और आउटफ्लो की बात ही नहीं कर रहे, तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो की बात नहीं कर रहे, इसलिए ये तीन तो आएंगे ही नहीं। हाँ, इनकम साइड जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड, हाँ क्रेडिट साइड। हाँ, किसी को डाउट यहां तक? लेकिन जो लाइफ मेंबरशिप फीस है वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाती। नहीं, वो तो कैपिटल, नहीं, रेसिप्ट एंड पेमेंट की हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। जैसे लास्ट ईयर जब तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे तो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बना रहे थे। हाँ, एक टेबल दिया होता था जिसमें डेबिट और क्रेडिट लिखा होता था। वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है वो रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से बनता है। मैं कह रहा हूँ लाइफ मेंबरशिप जो फीस है एज अ होल वो एक तरह से इनकम भी तो हुई, वो क्रेडिट भी तो होना चाहिए। लाइफ मेंबरशिप की 1 साल से ज्यादा की होती है। अच्छा, मतलब ये पूरे जिंदगी भर का मेंबर बन गया, पूरे जिंदगी भर का मेंबर बन गया, मतलब ये कैपिटल नेचर की चीज हो गई। इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ 1 ईयर की, मतलब जो रेवेन्यू नेचर की होती है, जो 1 साल से ज्यादा का ड्यूरेशन हो जाता है तो कैपिटल नेचर का हो जाता है। और कैपिटल नेचर की चीज जो बिलोंग करती है बैलेंस, ठीक है। चलो अब 19th की बात करते हैं। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ डैश अकाउंट, तो रियल अकाउंट, ठीक है। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। अब आते हैं नेक्स्ट पे। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, है ना। ये तो नहीं है ना कि डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ, हाँ डेबिट एंड, आपने कहा रियल अकाउंट है तो कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट। रुक जाओ मैंने नॉमिनल बोला है, रियल। आपने ना नॉमिनल अकाउंट नहीं है तो वो कैश पेमेंट से रिसीव तो नॉमिनल होगा ना। नहीं, देखो कैश पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स क्या होते हैं, इसका एसेट नेचर हो गया। हाँ, ठीक है, एसेट नेचर हो गया, ठीक है। एंड द रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। जो हमने वो नहीं किया था कि एक मैंने तुम्हें दिखाया था कि हर दिन कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसका जो समरी है फिर वो जा रहा है, ठीक है। हाँ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ, कौन सा होगा? नॉमिनल अकाउंट। Which accounting principle followed the time of making receipt and payment account? रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सोचो रेसिप्ट एंड पेमेंट में हम बस किसकी बात कर रहे होते हैं? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश की बात होती है तो वो क्या हो जाएगा? लेकिन उस पे एक तो डिपेंड करता है कि वो 1 ईयर से ज्यादा है कम, अभी आपने बताया। नहीं, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में थोड़ी बोला मैंने 1 ईयर से ज्यादा या 1 ईयर से कम। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो सारे ट्रांजैक्शंस लेता है, अच्छा, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे वो कैपिटल नेचर का हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है बस रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को लेकर, ठीक है। हाँ, कैश बेसिस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सर 20 बता दो। 20। देखो, द रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ, तो रेसिप्ट एंड पेमेंट जो है वो किसके बेसिस पे बन रहा होता है? ये रुको एक बार नोट्स दिखा देते। समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो समरी होता है कैश और बैंक ट्रांजेक्शन का, और जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो हेल्प से, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हेल्प से बन रहा होता है। समझ गए? आ गया समझ?
Yes, sir. ये समझ गए ना, कैश बेसिस क्यों है। और अगर यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता तो कौन सा बेसिस होता, अक्रूवल। क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स। अगर क्रेडिट साइड बैलेंस है, क्रेडिट साइड बैलेंस है मतलब कि क्या है, आपका डेफिसिट रहा होगा। ठीक है, अब देखो ये कैसे बोला मैंने कि डेफिसिट रहा होगा। क्रेडिट कार्ड बैलेंस पर क्रेडिट ज्यादा है। नहीं, क्रेडिट साइड बैलेंस मतलब जो एंड रिजल्ट आ रहा है वो क्रेडिट साइड है। क्लोजिंग बैलेंस वाला पॉइंट देखो, बैलेंस एट द एंड रिप्रेजेंट एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा। तो अब अगर मैं आपको एक मिनट, ठीक है, ये इसका क्रेडिट साइड है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। और सरप्लस में क्या होगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो डेबिट साइड एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो इसका थर्ड पॉइंट होगा क्रेडिट साइड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैपिटल रिसिप्ट। सो इन सब में से कैपिटल रिसिप्ट क्या होगा। इंटरेस्ट एक साल से ज्यादा वाली चीज कौन सी है, डोनेशन बिल्डिंग। बिल्डिंग। हाँ, यही आंसर। ठीक है, जो एक साल से ज्यादा की है। डोनेशन जो है वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा, तो ये जनरल डोनेशन। डोनेशन तो हमें मिल ना, तो वो रेवेन्यू पे होना चाहिए। तो रेवेन्यू, तो इसमें क्या पूछा है, कैपिटल रिसीव। कैपिटल रिसिप्ट। तो मतलब ये तो तो- रेवेन्यू हो गया, तो हाँ। ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। हाँ। ठीक है, सब्सक्रिप्शन भी रेवेन्यू हो गया, बार बार मिलता है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इंटरेस्ट भी बार बार ही मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, जो कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, चलो, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये हमेशा आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर बेचकर कुछ ले रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जरा निकालो सब। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 40,000, प्रीवियस ईयर का है 1,500, तो प्रीवियस ईयर का क्या होता है, लेस होता है। तो 40,000 में से 1,500 माइनस कर दोगे, आउटस्टैंडिंग जो इस साल का है वो ऐड हो जाएगा, और जो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो माइनस हो जाएगा, एडवांस वाला। कितना आ रहा है इसका, देखो जरा।
सबका यही आ रहा है 39,700। थम्स अप कर देना अगर आ रहा है वो तो। तो एक बार ये फिर से बता दोगे सब्स्टिट्यूशन आउटस्टैंडिंग कौन सा लेस होता है कौन सा? प्रीवियस ईयर का माइनस होता है हाँ और करंट ईयर का ऐड होता है, फिर प्रीवियस ईयर का एडवांस ऐड होता है और करंट ईयर का एडवांस माइनस। थम्स अप कर दो अगर आ गया तो। 40,000 टोटल रिसीव हुआ था, 1,500 पिछले साल का था, माइनस हो जाएगा। 2,000 करंट ईयर का था तो ऐड हो जाएगा, एंड 800 जो था वो नेक्स्ट ईयर का एडवांस था, वो माइनस हो जाएगा। कैलकुलेशन तो कर लिया ना, इतना ही आ रहा है। ठीक। The amount received from sale of old sports material by not-for-profit organization is shown in which of the following? देखो, the amount received for sale of old sports material, ठीक है? तो ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल कहां पर लाई कर रहा होगा? ये यहाँ पर आपके एसेट साइड में लिखा होगा। अब मान लो कोई एसेट साइड में 5,000 की चीज है, अब आपने उसे बेच दिया, तो 5,000 भी तो गायब हो गए होंगे ना बैलेंस शीट से, ठीक है? तो द अमाउंट रिसीव्ड from the sale of old sports material by the not for profit organization is shown in the which of the following? तो ये तो मैं एसेट साइड ही तो शो करूंगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पहले आया था तो आपने कहा था ना मुझे नहीं पता कि उसको बेचने में हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट। तो लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो चीज तो मेरे पास थी ना, अब वो जा रही है मेरे से। हाँ। जब मेरे पास चेयर था तो मैंने चेयर को कहाँ लिखा होगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट मान लो 5,000 का चेयर था, बैलेंस शीट में लिखा था, अब ये चेयर बिक गया, हाँ। तो क्या मैं आप उस 5,000 को रहने दूंगा वहीं पर? नहीं हटाना पड़ेगा। हटाऊंगा। तो कहाँ शो करोगे तुम? उस 5,000 को कहाँ से डिलीट कर रहे हो? एसेट से। एसेट से। हाँ। कहीं यहाँ पर ये लिखा है कि ऐड हो रहा है माइनस हो रहा है? तो एक ही चीज तो बन रही है यहाँ पर जो वहां पर शो। लेकिन एसेट को राइट ऑफ करने के लिए तो लायबिलिटी में डालेंगे ना उससे, तो एक एसेट से हटाना है उसका अमाउंट। तो ये देखो, जब हम करते थे तो यही तो करते थे, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। यहाँ चेयर लिखा था मैंने 5,000, अब चेयर रहा ही नहीं तो लेस अच्छा चेयर 5,000 अच्छा यहाँ ने ला दिया। ठीक है, है। नहीं उसने ऐड वैड नहीं लिखा, उसने बस ये लिखा है द अमाउंट रिसीव फॉर द सेल ऑफ, उसको ट्रीट कहाँ पे करें? तो उसको ट्रीट कहाँ करेंगे? ठीक है, समझ गए ना लॉजिकली? ओके, और किसी को कोई डाउट इसमें? सर 25th वाले में इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल रिसिप्ट क्यों नहीं है? अब आता है इनकम एंड एक्सपेंस। हाँ, क्या चीज क्या चीज? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसिप्ट क्यों नहीं है? कौन सा कौन सा? और 25th में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। नहीं नहीं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसिप्ट तब तक नहीं होगा जब तक वो स्पेसिफिक फंड वाला नहीं है। यहाँ क्या बोला है? बस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो पैसा किसका रहा होगा? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। अगर ये लिखा होता ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइज फंड, देन वो कैपिटल रिसिप्ट्स का पार्ट हो जाता, क्योंकि फिर वो जो इनकम है उसी स्पेसिफिक फंड में ऐड होती। लेकिन यहां पर तो बस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख दिया है, इसलिए वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स ही कहलाएगा। समझ गए? ओके। चलो अब नेक्स्ट वाला करते हैं, 29 ट्राई करो जरा सा। सब्सक्रिप्शन 5 लाख है, 5 लाख साइड में लिखा, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर वॉज, तो ये 20 एंड ऑफ प्रीवियस ईयर है, तो 20,000 माइनस हो जाएगा। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो है, तो ये 480 आ गया। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 25,000 है, तो ये हो जाएगा आपका 5,05,000। और आपका रिसीव्ड एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर एडवांस मिला था तो इस साल तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है? 5,05,000 और 7,000। अच्छा, कुछ गलत किया है क्या? अच्छा, 2 एडवांस है ना, ठीक है ठीक है। और 8,000 जो है वो इस साल का एडवांस, मतलब अब इस साल मिला है तो अगले साल का है।
किस किस का ए ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन? तो प्रीवियस ईयर का एडवांस माइनस होता है। प्रीवियस ईयर का ऐड होता है क्योंकि प्रीवियस ईयर का एडवांस है तो इस साल के लिए दिया होगा ना। किस किस का नहीं आया बताओ जरा। सर प्रीवियस ईयर का एडवांस ऐड होता है। हाँ, प्रीवियस ईयर का एडवांस ऐड होता है, करंट ईयर का एडवांस जो है वो माइनस होता है। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। ये लिख लेना जिससे भी दिक्कत है। जिसे नहीं समझ आया बताओ। आगे 5,04,000 ये एक क्वेश्चन आता ही है, पिछले साल भी आया था। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं 30 पे। इफ देयर इज अ मैच फंड, मैच फंड मतलब कैपिटल रेसिप्ट वाली चीज हो गई, क्योंकि मैच फंड आ गया मतलब स्पेसिफिक हो गया कि इसी चीज के लिए यूज हो सकता है। देन मैच एक्सपेंसेस एंड इनकम आर ट्रांसफर टू लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, है ना। क्योंकि मैच जो है, मैच फंड वो आपका एक कैपिटल रेसिप्ट हो गया। एक मैच फंड जो है वो आपका क्या हो गया, कैपिटल रेसिप्ट। पहला तो दिमाग में यही आना चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा, फंड आ गया और उसके आगे कोई नाम लिखा है तो ये स्पेसिफिक हो गया, तो कैपिटल फंड हो गया। ठीक है, कैपिटल फंड हो गया मतलब बैलेंस शीट का पार्ट हो गया। ठीक है, अब स्पेसिफिक बोल दिया उस फंड को तो लाइबिलिटी हो गया। ठीक है, तो अगर स्पेसिफिक फंड से अगर कोई एक्सपेंस होगा तो उसी लाइबिलिटी से माइनस होगा, और अगर उसी स्पेसिफिक फंड में कोई फंडिंग आएगी, जैसे मैच फंड में डोनेशन और रिसीव हुआ है तो उसी स्पेसिफिक फंड में ऐड होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ देयर इज अ मैच फंड देन द मैच एक्सपेंसेस एंड इनकम ट्रांसफर टू, एसेट साइड हो नहीं सकता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड आएगा नहीं क्योंकि कैपिटल नेचर की चीज हो गई, बोथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट हो नहीं सकता। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास ऑप्शन, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसमें तो पूछ लो। सर लायबिलिटी साइड क्यों आया, एक बार वापस बता दो। देखो हमने ना ये वाला क्वेश्चन किया था, एक मिनट, पहले ये बताओ ये वाला क्वेश्चन किया है तुमने या नहीं? बताओ बताओ, किया है? फिर मैं एक्सप्लेन करता। तो प्राइस में होता है। नहीं सर, पर आता है, अभी देख लिया। प्राइस फंड मतलब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर उस फंडिंग को यूज, जैसे ट्रॉफी वॉफी दे रहा है ऐसे। क्या ये चीज पता है ना? हाँ तो देखो, तो ये कहां पर हम शो कर रहे हैं, लाइबिलिटी साइड ही तो शो कर रहे हैं, और उससे जो रेवेन्यू आ रहा है वो उसी स्पेसिफिक फंड में ऐड कर रहे हैं,
और उससे जो एक्सपेंसेस आ रहा है वो उसी में से माइनस कर रहे हैं। तो अब ये अगर तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, अब पढ़ो जरा, इफ देयर इज अ मैच फंड देन मैच एक्सपेंसेस एंड इनकम आर ट्रांसफर टू। तो अब देखो आंसर पता चल गया। अब ठीक है सर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं 31st सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब एडवांस में कोई चीज मिली और अभी तक मैंने काम नहीं किया तो मेरे लिए लाइबिलिटी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत इसमें तो पूछ लो। नो सर। ओके चलो। अरियर्स मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अरियर्स मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। तो अब जरा 32 करो जरा। सब्सक्रिप्शन इन अरियर का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग कितना आ रहा है इसका, किसी का निकला? वो 92 हाँ 292 आ रहा है सबका। चलो किसी को डाउट तो नहीं है ना। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। Out of the following item which is shown in the receipt and payment account of not-for-profit organization, last year subscription आएगा ही, subscription received in एक advance बार 32 करा दो। 32। ये देखो 3 लाख पैसा रिसीव हुआ था। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर वाज 10,000। 3 लाख में से 10,000 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 2,90,000। एंड रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज 8,000। ये 8,000 ऐड हो जाएगा तो ये 2,98,000 हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर वाज 18,000। तो आउटस्टैंडिंग जो था प्रीवियस ईयर का 18,000 था, वो माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा ये 2,80,000 ना। और फिर प्लस हो जाएगा इस साल का आउटस्टैंडिंग 12,000 तो 2,92,000। समझ गए? यस सर। चलो एरियर्स क्या होता है? अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग। ओके। किसी को 33 में तो दिक्कत नहीं है ना? कम स्टूडेंट हो अनम्यूट कर भी हाँ या ना कह सकते हो, वरना फिर ना पता नहीं चलता, ठीक है। 33 में किसी को कोई दिक्कत? इसका ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए क्योंकि पैसा आने और जाने की बात होती है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इसमें भी पैसे आने की बात हो रही है। लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव इसमें भी पैसे आने की बात हो रही है। एंड करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव इसमें भी पैसे आने की बात हो रही है। इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके नो सर। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं 34 पे। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा कॉन्सेप्ट लेता है? तो ये एक बार और क्वेश्चन आया था, कौन सा लेता है रेसिप्ट एंड पेमेंट? कैश बेसिस। कैश बेसिस, ठीक है। और अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो कौन सा प्रिंसिपल लेता है? मैचिंग प्रिंसिपल, अक्रूवल बेसिस, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अक्रूवल। मतलब अगर ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं ना, तो इन 4 ऑप्शन में अगर तुमसे पूछा है कि विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलोड एट द टाइम ऑफ मेकिंग रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो इसके 2 ऑप्शंस हो रहे हैं। तो तुम्हें ना दोनों में से एक ऑप्शन, हाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, तो उसका अक्रूवल प्रिंसिपल भी हो सकता है और मैचिंग प्रिंसिपल भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो कि दोनों दे दिया है तो आप मैचिंग प्रिंसिपल वही कि इस साल के रेवेन्यू को इस साल के एक्सपेंस से मैच होना चाहिए। सेम होने, सेम इन द सेंस इक्वल का मतलब नहीं है। अगर मान लो मैंने 5 लाख अर्न किया है, उस 5 लाख अर्न करने के लिए मैंने कितना एक्सपेंस किया है उसको मैच होना चाहिए, ठीक है। चलो अब 35 करो जरा।
और सबका क्या क्या आ रहा है बताओ जरा। इसमें भी सेम अप्रोच है। सबका क्या क्या आया बताओ जरा। ट्वेंटी एट फोर कौन सा डी तुम्हारा क्या है? सी 26,000। चलो देख लेते हैं जरा। देखो जो आपने सैलरी पे की है वो 30,000 है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इज 2,000, ये माइनस हो जाएगा तो आपका आएगा 28,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द करंट ईयर 3,000, ये ऐड हो जाएगा तो ये आपका आएगा 31,000। और सैलरी पेड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर वाज 2,600, तो 2,600 जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यही किया है ना। मेरा गलत हो गया, आउटस्टैंडिंग तो हम तो यही करते आ रहे हैं ना। आउटस्टैंडिंग मैंने गलती से पहले ऐड कर दिया 2,000। अच्छा अच्छा, वो कभी गलत हो गया। किस किस का सेकंड आ रहा है जरा। वेरी गुड। किसी को डाउट आया इसमें तो बताओ, फिर हम डीके गोयल पे जा रहे हैं। इसके अलावा और कुछ मत करना, ठीक है, मैं उस ग्रुप में सेंड कर दूंगा। इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ बोलो बोलो। कुछ नहीं सर, वो हैंड रेज कराता है क्वेश्चन के लिए। और ये जो मैं भेजूंगा उसे 35 तक ही करना, उसके नीचे वाला उतना वो नहीं है। सर चलो। डीके गोयल के सारे करने हैं? नहीं नहीं, डीके गोयल के सारे नहीं करने, जो उस दिन नहीं किए थे वो वाले, और जो मेन है। मेन कौन कौन से हैं? वो ये जो प्रैक्टिकल वाला है ना, उसी में तुम लोग ज्यादा गलती कर रहे हो। रियल नॉमिनल ये सब तो तुम्हें आ गया। मैंने बताया ना, ह्यूज आ जाएगा तो कैपिटल रिसिप्ट लेना है। ठीक है, ह्यूज आ जाएगा तो कैपिटल रिसिप्ट लेना है। अब ये लास्ट वाला बताओ, इफ जनरल डोनेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट इज रिसीव्ड, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, कैपिटल फंड हो नहीं कैपिटल फंड तो ओवरऑल उस ऑर्गेनाइजेशन का हो गया। कैपिटल रिसिप्ट मतलब एक स्पेसिफिक। ठीक है, चलो अब आते हैं, ये वाला निकालो। सर कैपिटल फंड कैलकुलेट कैसे करते हैं? क्या चीज क्या चीज? सर कैपिटल फंड कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैपिटल फंड एक फॉर्मूला लिख लेना, एसेट इक्वल टू कैपिटल फंड प्लस लायबिलिटीज। मतलब जो तुम्हारा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होता था ना, एसेट प्लस कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यहां पर कैपिटल फंड आ जाएगा कैपिटल की तरफ। ओके सर। देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी देखो। उसी स्पेसिफिक फंड से माइनस करना है, उसी स्पेसिफिक फंड का इनकम उसमें ऐड कर देना। अच्छा रुको रुको, इसमें ना वैल्यूएशन की गलती है, ये मत करो, ये मत करो, वैल्यूएशन की गलती है। हाँ प्राइस गलत है। ये वाला करो जरा। ओके, और सबका क्या क्या आया है? 90 90। ओके ओके, हाँ 90,000। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये बताओ जरा, लाइफ मेंबरशिप की रिसीव, तो लाइफ मेंबरशिप की सीधा बैलेंस शीट का पार्ट होता है। ठीक है,
और अगर क्वेश्चन ये आ जाए ना, लाइफ मेंबरशिप फी शोन इन कैपिटल फंड प्लस, Receipts and payments. नहीं, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव, तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए शोन इन द बैलेंस शीट एंड ऐड विद कैपिटल फंड, तो वो ऑप्शन हो जाएगा। मतलब लाइफ मेंबरशिप फी ना सीधा जाकर कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। तो receipts and payments में show करेंगे। नहीं, रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो आता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो हर चीज आएगी, हर चीज आएगी। अगर पैसा रिसीव हुआ है तो हर चीज आएगी, उसे ये मैटर नहीं करता कि किस चीज का पैसा है। चलो अब एक ये वाला प्रैक्टिकल D और C दोनों ठीक है। It's shown in D and C दोनों। नहीं, मेजॉरिटी में वो कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, Balance बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। और शोन इन जब भी आए ना तो बैलेंस शीट में ही आएगा। चलो ये वाला निकालो जरा, सैलरीज पेबल, पेबल मतलब अभी बकाया है। outstanding salaries current year की है, जो उसने next line में बोला। आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंटेड टू, उसने specify नहीं करा। हाँ तो करंट ईयर, Current सर अगर नेक्स्ट ईयर होता तो नेक्स्ट ईयर होता तो आउटस्टैंडिंग सैलरी नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का नहीं हो सकता आउटस्टैंडिंग, क्योंकि अगर वो काम ही नहीं कर रहा तो फिर कुछ ड्यू अमाउंट तो होगा ही नहीं। period salaries तो next मतलब current year advance। हाँ, तो ऐसे कोई option मैंने तो लगा कितना आ रहा है किसी का, 90 देखते हैं इसका आंसर कितना है। सर प्रीपेड सैलरी ऑफ नेक्स्ट ईयर प्रीपेड सैलरी ऑफ नेक्स्ट ईयर, ये तो माइनस हो जाएगा, और सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर ये ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंटेड टू 300, ये भी ऐड हो जाएगा। ऑप्शन में हाँ मुझे भी लग रहा है, या फिर मुझे लग रहा है कि वो सैलरी पेड लिखना चाहते होंगे। total on paid for salary during the year। Can be, हाँ, can be। 8,500 plus 300। सर हाँ बोलो बोलो, सर प्रीपेड सैलरी आ रहा है ना, हमारा कितना आ रहा था 9,050। हाँ बोलो बोलो बोलो। प्रीपेड सैलरीज फॉर द नेक्स्ट ईयर का क्या होगा? प्रीपेड सैलरी फॉर द नेक्स्ट ईयर माइनस हो जाएगा। ओके आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंटेड
ये वाला करो जरा, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 50,000। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? जिसका नहीं आया बताओ जरा, 52,000। आ गया सबका? चलो, हाँ ये बहुतों ने गलत किया था, एक बार देखो जरा, ट्राई करो फिर हम डिस्कस करते हैं 2 मिनट कि लॉस कितना आया है, ये देखो जरा। कितना आ रहा है बताओ बताओ। आ गया? देखो इसमें ना इतना बड़ा चढ़ाकर मत करना। इसमें जैसे अकाउंट बना ले, जैसे कैश नहीं, अकाउंट नहीं बनाना है इसमें, तुम्हें बस उस मशीन का लॉस बताना है, ठीक है? तो अब ध्यान से सुनना। तुम्हें जो बताना है उस मशीन का लॉस बताना है। तो अगर मैं उस मशीन की बात करूं तो उस मशीन को जो परचेज किया दिया था वो 1 अप्रैल 2018 को परचेज किया गया था, और परचेज जो किया था वो 40,000 को परचेज किया गया, मतलब 40,000 का परचेज किया गया था। और जो हमारे पास मशीन वो रहा है वो 31 दिसंबर 2018 तक रहा है, मतलब 40,000 मल्टीप्लाई 7,400 10/100 मल्टीप्लाई बाय 9/12। बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? 4,40,000 की 7,400 क्या चीज? 7,400 हाँ देखो, अब देखो इसका हाँ तुम बोल रहे हो 4,40,000, ये बोला है कि टोटल जो आपका फर्नीचर है 4,40,000, तो उसमें से 40,000 40,000 की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो उस दिन को ये थी, ठीक है? और आपने उसे 31 दिसंबर 2018 को बेच दिया, ठीक है? तो आप उस पे 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाओगे 10% के हिसाब से, तो ये जो डेप्रिसिएशन आपका आएगा वो शायद 3,000 आ रहा है, 3,000 आ रहा है, ठीक है? तो इसे जो बिकना चाहिए था वो 37,000 का बिकना चाहिए था, लेकिन ये जो बिका है वो कितने का बिका है? 20% के लॉस पे। तो 37,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100 करोगे तब जाकर तुम्हें आएगा
तो ये 7,400. 7,400, ठीक है। ये किसे नहीं समझ आया वो बता दो। सर क्लियर है। आ गया? सर अभी दोबारा बताना। हाँ देखो, पहले आप ये बताओ, आपको क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। क्वेश्चन भी बता दूं एक बार। देखो, आपको ना क्वेश्चन ये कह रहा था कि आपके पास टोटल फर्नीचर पड़ा है 4,40,000 का। उस 4,40,000 के फर्नीचर में से एक फर्नीचर जो है जिसका दाम 40,000 था, 1 अप्रैल 2018 को आपने उसे 20% के लॉस पे बेच दिया। और वो जो 20% का लॉस पे आपने बेचा है वो आपने बेचा है 31 दिसंबर को। तो मुझे तो बस और आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने कितने के लॉस पे बेचा। तो आप इस 40,000 को नीचे लाओगे, 10% का डेप्रिसिएशन लगाओगे और 9 महीने पे लगाओगे। 9 महीने पे क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आपने अप्रैल से लेकर उसे दिसंबर तक यूज किया है, 31 दिसंबर तक। और फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाया तो आपका 3,000 आया। तो मतलब कि हमने जो यूज किया उसकी वजह से मशीन की वैल्यू 3,000 डिक्लाइन हुई थी। तो अब जो हमारा मशीनरी बिकना चाहिए था, वो फर्नीचर, वो 37,000 का बिकना चाहिए था, लेकिन हमने उसे 20% की लॉस पे बेचा। जब भी ऐसा है तो ऐसे कर लेना। आ गया समझ? पहले डेप्रिसिएशन लगाया फिर उसके ऊपर लॉस। हाँ, फिर 20% का लॉस। क्यों डेप्रिसिएशन क्यों लगाया? जिससे हमें बुक वैल्यू पता चल जाए कि फॉर्म के हिसाब से उसे कितने का बिकना चाहिए। बोलो बोलो, जिसे नहीं समझ आया। सर लास्ट के ये तो आ गया सर, लास्ट के 2 क्वेश्चंस का आंसर नहीं आया। कौन से लास्ट के? जो इससे पहले हुआ था और जो उससे पहले हुआ था। रुक जाओ, एक तो सैलरी वाला हुआ था, उसका तो आंसर ही गलत गिवन है। ऑप्शन नहीं है. और उससे पहले क्या हुआ था? एक प्राइस फंड वाला। उसके ऊपर अच्छा, तुम ना, मैं रिकॉर्डिंग अभी का लिंक भेजूंगा, तब उसमें तुम देखकर और फिर मुझे बताना कि कौन सा क्वेश्चन है। एसएस भेज देना मुझे। ठीक है, ओके सर। ये वाला है. हाँ, ये भी किया है हमने। ये करनी नहीं, ये नहीं किया इसमें। नहीं करा. देखना इसका आंसर कितना आ रहा है, करो जरा। ये ऑप्शन है. कौन सा? डी 7,600. डी. हाँ, डीएम, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये वाला निकालो सर। एसेट इक्वल टू एक्यूमुलेटेड फंड या फिर कैपिटल फंड प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। तो 19,000 आपको एसेट गिवन है,
लाइबिलिटीज आपको गिवन है 5000। अब आपका सरप्लस हुआ है तो एसेट में जाकर ऐड हुआ होगा, ठीक है। तो जब वो एसेट में जाकर ऐड हुआ होगा तो एसेट की कोई वैल्यूएशन बिल्डअप हुई होगी, और लाइबिलिटी तो 5000 ही रहेगा, 5000। जब तुम उसे सफल करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, एसेट माइनस लायबिलिटी माइनस डेबिट, उसको प्लस 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 डेबिट। मतलब इस 1800 को इसमें ऐड करोगे तो 20,800 आ जाएगा। हाँ 20,800 माइनस माइनस 5,000। 5000 ठीक है। सी ऑप्शन। किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? सर थोड़ा आराम आराम से करा दूं। कौन सा वाला, कौन सा? ये वाला? कौन सा, ये एट द बिगिनिंग वाला? सबसे पहले वाला हमने डिस्कस नहीं किया। अच्छा, वो प्राइस फंड वाला। इसके लिए 7 लाख कुछ अमाउंट होगा। यस सर। अच्छा, देखो आपको जो प्राइस फंड था उसका जो रिवॉर्ड था, मतलब जो आपके पास पड़ा हुआ था वो 6,400। आपको फर्दर डोनेशन रिसीव्ड होता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, वो है 4,300। तो आपका जो टोटल आ गया वो आ गया 10,700। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर 3,500 was spent on prizes, तो 3,500 जो है प्राइजेस स्पेंड हुआ। तो 7,200 आ गया होगा। उसके बाद आपसे बोला है कि 400 रिसीव एज एन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो 400 उसी स्पेसिफिक फंड से इंटरेस्ट आया तो उसी स्पेसिफिक फंड में ऐड हो जाएगा। समझ गए? यस सर। और सर जो भी और अभी जो डिस्कस हो रहा था वो वाला भी। ठीक है, ये देखो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मूला होता है, वो होता है एसेट इक्वल टू कैपिटल फंड प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। अब आपका सरप्लस हुआ है तो आपका 19,000 एसेट्स था, प्लस जो सरप्लस हुआ है वो एसेट में ही जाकर ऐड हो जाएगा। एक मिनट, 1,800 is the debit balance of the income and expenditure. हाँ ठीक है, सरप्लस हुआ है तो ये 20,800 आ गया, और आपका लाइबिलिटी जो था वो 5,000 था इक्वल टू, और कैपिटल फंड आपको नहीं पता। जब आप इस सिनारियो को सर गॉट इट। ठीक है, चलो ये वाला करो जरा। इसमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जब तक वो एसेट यूज होने लायक नहीं होता तब तक उस पर जितना भी खर्चा होता है वो उस फिक्स्ड एसेट्स का ही पार्ट होता है। अगर मान लो मैंने कोई सेकंड हैंड टीवी लिया 2,000 का, उसको मैंने 500 इंस्टॉलेशन और कैरेज में 200 लगाए, तो 500 इंस्टॉलेशन का 2,000 तो 2,500 और फिर 200 और सब्सक्राइबर जो भी। हाँ, जब तक वो फर्स्ट टाइम तक चलेगा नहीं, हाँ, तब तक पे जो भी खर्चा लगा है वो उस फिक्स्ड एसेट्स का ही पार्ट है। अलग से शो नहीं करना है। नहीं, अलग से शो नहीं करना, सीधा टोटल अमाउंट बताना है। तो अब इसमें बताओ क्या होगा? डी होगा, ठीक है। किसी को नहीं समझ आया तो बताओ जरा,
6,000 का आपने सेकेंड हैंड मशीनरी लिया है तो आपके लिए तो फर्स्ट हैंड ही होगा। फिर आपने 600 से रिपेयर करवाने में खर्च किए तो 6,600, और आपने 200 वेजेस दिए उसे इंस्टॉल या कुछ भी करवाने में, तो आपका 6,000 बी बोला ना, हाँ 6,800। आ गया समझ? नहीं आया तो बताओ। ओके, ये वाला बताओ सर। कौन सा सर? ये इफ द इनकम है 16,000 वाला। माइनस ऊपर आएगा कितना कितना? जो डेबिट अमाउंट है वो इनकम से माइनस होना चाहिए एक्सपेंडिचर के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी चला गया था। तो चलो। ऑप्शन ये देखो, अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो यही होता है फॉर्मेट, ये एक्सपेंडिचर होता है और ये इनकम होता है। अब तुमसे बोला है इनकम जो है, इनकम साइड 16,000 था, ठीक है। अब डेफिसिट भी होता है, वो भी कहाँ शो होता है? इनकम साइड ही शो होता है, ठीक है। तो वो हो गया 4,300। टोटल कितना हो गया ये? 20,300। अब एक्सपेंडिचर साइड भी तो 20,300 रहा होगा, तो इसलिए जो इसका आंसर है वो सी होगा। किसे नहीं समझ आया? हेलो सर, मैं क्लास में था ऑनलाइन, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ 20,300 किसे नहीं समझ आया बताओ। कोई डाउट किसी को? बताओ बताओ। इतना ही आएगा, इससे अलावा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? आज इतना ही रिवाइज कर लेना, इस रिकॉर्डिंग को देख लेना। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो डन है, बाकी मैं नोट्स भी भेज दूंगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।